फुदीन साहब हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे हल्के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद साहब जो आज हमारे प्रोग्राम के मेज़बान हैं, मेरे नौजवान और बुज़ुर्ग साथियों, आपके छोटे भाई की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज़ तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमारा इतने मोहब्बत से हमें मिले हैं। पिछले 10 साल से और ख़ास तौर पर पिछले 5 साल से 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी मुश्किल दौर गुजारा है। पर सियासत और इलेक्शन की बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए और गौर से सोचना चाहिए कि हमारे रियासत के साथ और हमारे शनाख्त के साथ हुआ क्या। हमारे रियासत के साथ और हमारे शनाख्त के साथ मरकज़ की हुकूमत ने की क्या। हमें हमारी तारीख, उनका मुकम्मल कोशिश रहा है कि हमारी तारीख को पूरी तरह से मिटा दे, हमारा झंडा मिटा दे। और आज के दिन में मैं बाबा ए कौम शेर कश्मीर शेख साहब को याद करता हूँ, और शायद आज से बेहतर दिन उनको याद करने के लिए है ही नहीं। मैं उनके साथियों को याद करता हूँ, आपके और हमारे बुज़ुर्गों को याद करता हूँ, जिन्होंने इस कौम के लिए बड़ी कुर्बानी दी, जिन्होंने हमारे लिए, आप सबके लिए जदोजहद की। उन्होंने हमें गुलाम से इज्जतदार शहरी बनाया, उन्होंने हमें वकार दी, उन्होंने हमें बराबरी दी। पर आज जनाब ये सब खतरे में है। हमारा वकार खतरे में है, हमारा रियासत तो तहस नहस हो गया, शनाख्त वो तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की लड़ाई अब हमारी है। उनने उनका लड़ाई लड़ लिया हमारे लिए, अब आगे वाले नस्लों के लिए वो लड़ाई हमारी है। और अगर हम इसमें नाकामयाब हुए या अगर हम इसमें पूरा दम नहीं लगाएंगे तो तारीख हमें कभी नहीं माफ़ करेगा। जो ज़मीन हमें शेख साहब ने लैंड टू टिलर के ज़रिए दी, वो छीनी जा रही हैं। हमारी पानी, हमारे बाग, हमारा ज़मीन, हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे पहाड़, हमारा रेत, वो सब छीना जा रहा है। नौकरियां जिसको हमारे नौजवानों को जाना था वो बाहर जा रहे हैं। सारे ठेके जिसको हमारे लोगों को जाना था वो बाहर जा रहे हैं। सारे अफसर वो बाहर के हैं। क्या ये तरक्की है? इसमें जम्मू एंड कश्मीर क्या हासिल करेगा? हमें कुछ नहीं मिलता इससे। अगर ज़मीन हमारी, नौकरियां हमारे, पहाड़ हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारा, तो इसके ऊपर पहला हक हमारा होना चाहिए, किसी बाहर वाले का नहीं। कश्मीर की पूरी आबादी में से 50% से ज़्यादा लोग सेब के बिजनेस में जुड़े हुए हैं। या वो सेब को उगाते हैं, या वो सेब को मंडी में लेते हैं, या वो सेब को मंडी में बेचते हैं। 50% से ज़्यादा, मतलब अगर इस कमरे में हम 100 लोगों हैं, मतलब 50 लोग सेब के बिजनेस में जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के 80% सेब कश्मीर से आते थे, पर अब ये बदल गया है। अब मरकज़ की हुकूमत ने शुरू किया है कि वो सेब दूसरे मुल्कों से लाएंगे। हमारे सेब में क्या कमी? पहले इसके ऊपर टैक्स लगा था कि अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे सेब को 100% टैक्स, 50% टैक्स। पर अब मरकज़ की हुकूमत ने टैक्स को ना के बराबर कर दिया। अब वो सेब लाएंगे अफ़गानिस्तान से, ईरान से, अमेरिका से, चाइना से, साउथ अफ्रीका से। जो सेब हमारा कीमत वो आसमान तक था, अब वो ज़मीन तक गिर गया। और ये 50% लोग हैं, फिर उनका क्या? आज हमारे कश्मीरी किसान तरस रहे हैं, उनके सेब नहीं बिक रहे।
ज़फ़रान का हाल कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। उनके भी किसान, हमारे ज़फ़रान के किसान भी तरस रहे हैं। उनको पैसे, वो बैंक से पैसे लेने पड़ते हैं कर्ज़े में, कर्ज़े वो वापस दे नहीं सकते, फिर वो अपनी ज़मीन बेचते हैं, शेख साहब का दिया हुआ ज़मीन बेचते हैं, फिर उनका बचा क्या? पता नहीं मुझे कि वो हमारी बर्बादी अपनी तरक्की क्यों समझते हैं। हमारे नौजवान वो तालीम हासिल करते हैं, पैसे खर्चते हैं, तालीम हासिल करने के बाद वो बन जाते हैं डॉक्टर, वो बन जाते हैं इंजीनियर, वो बन जाते हैं वकील, वो बन जाते कुछ भी, पर रोज़गार उनके लिए है नहीं। पिछले 10 साल में नए रोज़गार के मौके तो आए हैं, पर वो गए कहाँ? सब बाहर। किसको मिले? हमें तो नहीं, वो सब बाहर गए हैं। जनाब, नौकरियां देने को दूर की बात है, जो हमारे नौजवान के पास नौकरी था आपने उनसे भी छीनकर किसी बाहर वाले को दे दिया। जब आप हमारी नौकरी छीनते हो, अब बस हमारा रोजगार नहीं छीन रहे, आप हमारी इज्जत भी छीन रहे हो। शेख साहब का दिया हुआ इज्जत अब वो भी छीन रहे हो। आप हमको पता नहीं फिर से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। पिछले 10 साल से यहाँ असेंबली इलेक्शन हुए नहीं हैं। हुकूमत अफसर चला रहे थे, सब बाहर के। हुकूमत एलजी चला रहा था, वो बाहर का। और ये कोई सियासी हुकूमत नहीं थी, ये आपका और मेरा चुनावा हुकूमत नहीं था, ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी। पर सोचना पड़ेगा कि इनने किया क्यों। इनने ये किया क्योंकि जो हमारा रिश्ता है उनको वो तोड़ना था। जो हमारे तंजीम का रिश्ता है लोगों के साथ, वो उनको तोड़ना था। जो एक सियासतदान का रिश्ता है अवाम के साथ, वो उनको तोड़ना था। पर आज मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि वो इन 10 साल में नाकामयाब रहे, और इंशाल्लाह ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, बल्कि हम इस रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे और भी आगे चलाएंगे। तो आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और बुजुर्गों, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये बस बिजली का लड़ाई नहीं है, ये बस रोज़गार का लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जैसे शेख साहब के वक्त में वो बड़ी लड़ाई थी, वो आज भी है, वो आज फिर से आ गया। इसमें मैं अकेले नहीं लड़ सकता, गया साहब अकेले नहीं लड़ सकते, जामिर अकेले नहीं लड़ सकता, आप अकेले नहीं लड़ सकते, उमर साहब नहीं अकेले लड़ सकता, क्योंकि मरकज़ और हमारे मुखालिफ वो अकेले नहीं है। मरकज़ है बीजेपी, आरएसएस, उनके बी टीम, सी टीम, डी टीम, और भी नए टीम आ रहे हैं। उनके अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ गए हैं, सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स आ गए हैं उनके हैं। राहुल जी ने कहा भी था कि अगर आप वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को नहीं दोगे, वो सीधा बीजेपी के खाते में जाएगा। हर एक वोट जो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अल्बाइन को नहीं दोगे, या अगर आप कांग्रेस को नहीं दोगे, वो सीधा जा रहा है मरकज़ की हुकूमत को। तो अगर हमें ये लड़ाई को जीतना है, हमें हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ पूरे जम्मू एंड कश्मीर को एक साथ आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह रहमान हम हाथ में हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे जीतेंगे। और एक चीज़ याद रखो, ये भूलना मत, ये कभी भूलना मत कि अगर आज हल नहीं तो कल नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह ताला सबको अपने ख्याल में रखे, अल्लाह ताला सबके घरों का आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दया साहब, अब्दुल भट्ट साहब, गुलाम अहमद वानी साहब, अमीन साहब, अब्दुल रशीद साहब और दुरानी साहब, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, आपको दिल से मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
पहली चीज़ तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आ जाए और हमारी बात यहाँ सुनने आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ है आज कहने के लिए, बहुत कुछ पिछले 10 साल से हुआ आया है। आप सबको पता होगा कि पिछले 10 साल यहाँ हालात क्या थे। तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा और मेरे मन में सिर्फ एक चीज़ रहा और वो थी इज़्ज़त की बात। और जो इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो इज़्ज़त हमारे साथ छीनी जा रही है, वो इज़्ज़त हमें किसी भी तरीके से वापस हासिल करना होगा। तो अगर ये इलेक्शन 5-6 साल पहले आते तो मैं शायद से सिर्फ आपके सामने रोटी कपड़ा मकान ऐसे जो मसले हैं वो आपके सामने रखता। पर आज 370 हटाने के बाद सियासी जो माहौल है वो बदल गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोटी कपड़ा मकान जैसे मसले ये अहम नहीं है, ये हमारे ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, पर इज़्ज़त के बिना हम कुछ नहीं हैं। हमें इस वक्त एक बंद पिंजरे में रखा जा रहा है और मरकज़ की पूरी कोशिश है कि वो हमें उस बंद पिंजरे में रखे। 2019 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने 370 हटाया, पर उन्होंने सिर्फ 370 नहीं हटाया। ये मरकज़ की पूरी कोशिश है कि हमें बोले कि सिर्फ 370 गया है। जनाब 370 के साथ क्या क्या गया है? आपकी ज़मीन जो शेर कश्मीर ने दी थी वो उसके साथ चली गई है। रोज़गार, बिजली, पानी, सब, वक़ार, शनाख्त, आपकी इज़्ज़त, हमारे पास एक आइन था वो उन्होंने छीन लिया। हमारे पास अपना झंडा था वो उन्होंने ले लिया। तो ये हमें बिल्कुल नामंजूर है। और अगर नामंजूर है, यही एक वक्त है जो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अब शेर कश्मीर के पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास ना पानी था, ना रोज़गार था, ना हमारे पास पहनने के लिए कपड़े के वो पैसे हैं उनके उसके लिए नहीं था। शेर कश्मीर और आपके दादा और परदादा ने हाथ मिलाकर इस कौम के लिए वो लड़ाई लड़े। उन्होंने जीत हासिल करी। उन्होंने ज़मीन हमारे लोगों के लिए वो लाए, हमारे लिए पैसा हमारे पास आने लगा, कपड़े हम खरीदने लगे। तो ये सिर्फ शेख साहब और आपके दादा और परदादाओं की जो लड़ाई थी, इसी से वो हासिल हुई है। आज ये बीजेपी और आरएसएस वाले जो हुकूमत है, ये हमारी तरक्की नहीं देख सकते। आज ये बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि देखो पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है हमारे साथ। आज जम्मू कश्मीर को पुलिस स्टेट बनाया गया है। हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, कितने सारे जेलों में डाले गए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, 2019 से पहले 30-25 लोग जम्मू कश्मीर से यूएपीए के तहत जेल में उनको घुसाया जाता था। आज 2019 के बाद 500-600 हर साल 500-600 ये हर साल जेल में डालते हैं। और ये बात यहाँ नहीं रुकती, एक नया जेल बना रहे हैं, उसमें 200 करोड़ का इनका कीमत है। इतना ये नहीं, 200 करोड़ इस पर ये खर्च होगा। ये लोगों को नहीं दे रहे, ये लोगों को जेल में डालने के लिए आपको देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, पर अगर आपको जेल में डालना है तो पैसा ही पैसा। हमारे अफसर बाहर के, हमारी हुकूमत अभी जो चल रही है बाहर से, पानी बाहर को दिया जा रहा है। हमारी बिजली जो यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है आपको कोई बिजली बाहर पूरा वो भेज देते हैं राजस्थान, सब बाहर। यही दौर शेख साहब लड़े। तारीख उनको बड़े प्यार से याद करती है, बहुत प्यार से। अब मैं सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से याद रहना चाहते हो? क्या तारीख आपको इस तरीके से याद रखेगी कि आप लड़े, अपने मुस्तकबिल के लिए लड़े, अपने कल के लिए लड़े, अपने बच्चों के लिए लड़े, इंशाल्लाह? या तारीख आपको इस तरीके से याद रखेगी कि हमारे पास पूरा मौका था और हमने कुछ नहीं किया? देखो जनाब, बात इतनी सी है, आज के बाद शायद हमें मौका ना मिले। हमें एक मौका मिल रहा है और वो है वोट के तहत, कि हम अपनी आवाज़ आगे करें, बुलंद करें, अपनी हुकूमत बनाएं। और सिर्फ आज ये हमारे पास मौका है। अब मैं ये आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर
कोई आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ सके तो वो है सिर्फ उमर साहब। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, ये मरकज़ भी जानती है। आपने देखा होगा कि मरकज़ ने क्या क्या किया उमर साहब को हराने के लिए। पहले हमने ज़्यादा नहीं सोचा, एक शख्स था जो जेल में था, वो बारामूला, उनके खिलाफ उनको लड़वाया। हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, चलो जीत गए। पर फिर हम गांधरबल आए और फिर एक नया शख्स जो जेल में है उसको खड़ा किया गांधरबल से। तो उमर साहब ने मशवरा करा पार्टी के लीडरों से और कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो हमने अपने सीनियर साथियों के साथ मशवरा कर एक प्लान बनाया। हमने कहा क्यों ना मैं, ज़ाहिर, डॉक्टर साहब जाए बीरवा, सुबह 9 बजे हम पहुँचे। और वल्लाह आपको ये यकीन नहीं होगा कि आधे घंटे पहुँचने के बाद वही शख्स जो जेल में था, आधे घंटे बाद उसकी बेटी कागज़ भरने आई बीरवा। आधे घंटे बाद मैंने उमर साहब को फ़ोन करा। मैंने कहा जनाब अब बिस्मिल्लाह कीजिए और आप जाइए वहाँ पे कागज़ भरिए, चूँकि यहाँ ये पहुँच गई, बडगाम जाइए। और वो गए और उनको पता ही नहीं है कि मरकज़ को पता ही नहीं है कि क्या हुआ हमारे साथ। पर मेरा ये कहानी का मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यही है, आपकी आवाज़ को ये बिल्कुल दबाना चाहते हैं। उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब एक वो आवाज़ हैं जो उनको पता है, इसलिए इतनी कोशिश करी उनको बारामूला से हराने की। पर ये आपकी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ आए, अल्लाह ताला ने चाहा हम भी आ गए। देखिए जनाब, ये सिर्फ सियासी जंग नहीं है, हमें तरक्की भी करनी है। जैसे हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे आगे वाले दिन में क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा और ये मैं गाया साहब से शेयर करना चाहूँगा, ये हमारा मैनिफेस्टो। इसमें पूरे तरीके से दिया हुआ है कि हम जो ये आगे तरक्की जो हम करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ास कर यहाँ गांधरबल में, पूरी तरीके से ये दिया गया है। यहाँ इसकी PDF कॉपी है मेरे पास। मैं ज़ाहिर गया साहब से शेयर करूँगा, जो आपके ब्लॉक लीडर हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप सबको जाए, आप पूरा पढ़िए। अगर कोई सवाल हो हम सीधा हमारे से पूछिए, क्योंकि यही है आगे वाला रास्ता जम्मू कश्मीर के लिए। हम इसमें पूरे तरीके से बिजली, पानी, हमारे नौजवानों के लिए तरक्की, ड्रग्स का मसला है, स्पोर्ट्स का मसला है, हमारे नौजवानों के पास काम नहीं है, हम ये 1 लाख हम रोज़गार देंगे। और आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारा रिश्ता है, हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ ख़त्म नहीं होता। उमर साहब तो आपकी नुमाइंदगी वो तो करेंगे ही करेंगे, पर मैं ये वादा दे सकता हूँ आपसे कि ना मैं कोई सीट के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुर्सी के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुछ जो भी ये लोग कहते हैं, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। इलेक्शन होने के बाद मैं ये वादा करता हूँ कि हर महीने मैं और ज़ाहिर यहाँ पहुँचेंगे, आपकी और एक महीने में हम एक बार नहीं, हो सकता है कि 2-3 बार भी यहाँ पहुँचे, आपका काम करे। और जो भी आपकी बात हो हम सीधा हमारे पास, ज़ाहिर के पास, गया साहब के पास आप डालें, पूरे तरीके से आपका काम होगा। जो पहले हुआ था वो अब हम पूरी तरीके से आपका काम करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांधरबल की सरजमीन का हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। बड़े दादा शेर कश्मीर ने अपनी सियासत यहाँ से शुरू की थी। बड़े दादी मादरे मेहरबान यहाँ से MP बने। डॉक्टर साहब दादाजी यहाँ से 3 बारी MLA बन चुके हैं, यहाँ की लोगों की खिदमत की है। उमर साहब यहाँ से MLA बन चुके हैं, इस बारी वो यहाँ से लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो जीत हासिल करेंगे। देखिए सपोर्ट है, हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। हम यहाँ पर सिर्फ एक काम करने आए हैं, वो हमारे जो मैनिफेस्टो के जो पॉइंट्स हैं वो हम घर घर तक लोग तक हम पहुँचाना चाहते हैं। वो मैंने खुद अपने कंधों पर ये काम लिया है और मैं घर घर जाकर हमारे मैनिफेस्टो को लोगों के सामने पहुँचाऊँगा। हमारा फ़र्ज़ बनता है, ऐसे कोई बात नहीं है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक जाए, हमारा काम है।
अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? घर घर हम जाना हमारा काम है, और हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, अपनी बात डालना चाहते हैं। कि 10 साल यहाँ हुकूमत नहीं रही है, लोगों के पास ना आवाज़ है, ना किसी के पास जाने के लिए ना कोई जो उनके पास वो जा सकते हैं। ड्रग्स का मसला है, पढ़ाई का मसला है, काम का मसला है। अगर जैसे मैं नौजवान हूँ, अगर मैंने 5-6 साल निकाला पढ़ने के लिए, तो फिर उसके बाद क्या मिलेगा मुझे? कोई काम है नहीं। तो इसलिए हम ये वादा करते हैं कि अगर हम आए तो 1 लाख से ज़्यादा हम रोज़गार लोगों को देंगे, हमारे नौजवान को देंगे, ताकि वो पढ़ें। जैसे शेख साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम को उनको पढ़ाया, क्योंकि उनको पता है, और वो भी मुफ्त में पढ़ाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर जम्मू कश्मीर को आगे जाना है तो हमारे नौजवान को हमें पढ़ाना पड़ेगा, और वो भी मुफ्त में पढ़ाना पड़ेगा। और तभी हमारे नौजवान पढ़ेंगे जब उनके पास आगे रोजगार दिखेगा।